एक समय की बात है। एक शहर में सलोनी नाम की बहू और गीता नाम की सास रहती थी। गीता के पति की मौत 5 साल पहले हार्ट अटैक से हो चुकी थी। गीता का सिर्फ एक ही बेटा था जिसका नाम रवि था। गीता का घर बड़ी मुश्किल से चलता था। उसका बेटा बहुत मेहनती था। वो फैक्ट्री में ओवर टाइम करके ज़्यादा पैसा कमाने की कोशिश करता था ताकि घर का गुजारा ठीक से हो जाए। सलोनी और रवि का एक बेटा अमन था। वो सिर्फ 5 साल का ही था। सभी खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी जी रहे होते हैं, पर तभी एक दिन पता चलता है कि रवि का सड़क पे एक्सीडेंट हो गया है। वो एक्सीडेंट इतना भयंकर था कि रवि की मौके पर ही मौत हो जाती है। गीता और सलोनी पर तो पहाड़ ही टूट जाता है। उनकी तो दुनिया ही उजड़ जाती है। उनके घर का कमाने वाला इकलौता आदमी भी अब इस दुनिया में नहीं रहा। पहले रवि के पिताजी इस दुनिया से चले गए। अब रवि भी हमें छोड़कर चला गया। हमारा तो सब कुछ खत्म हो गया। माँ जी, मैंने क्या पाप किया था जो मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिली? वो मुझे क्यों छोड़कर चले गए? अब मैं अमन को कैसे बड़ा करूँगी? हम कैसे अपनी जिंदगी जिएंगे? सब खत्म हो गया। गीता और सलोनी को बहुत बड़ा सदमा लगता है। उन्हें तो कुछ समझ ही नहीं आता कि वो अब क्या करें। अमन को उतना कुछ समझ नहीं आता कि उसके पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। कुछ महीने तो घर जैसे तैसे चल जाता है, पर उसके बाद घर खर्च के भी पैसे ख़त्म हो जाते हैं। शहर में उन्हें कोई उतना जानता भी नहीं है। और एक दिन घर पर मकान मालिक गोपाल वर्मा आता है। नमस्ते गीता जी। नमस्ते वर्मा जी। क्या हाल चाल है आपका? आपको तो पता ही है हमारे घर के हालात। वर्मा जी, रवि के जाने के बाद अब तो कोई कमाने वाला भी बचा नहीं है। हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। क्या कर सकते हैं गीता जी, ये तो सबके साथ होता है। जिंदगी और मौत पे किसका बस चलता है। मैं तो आपसे कहने आया था कि इतने महीने हो गए हैं, इस मकान का किराया भी बहुत ज़्यादा हो गया है। कुछ पैसे तो दीजिए, हमें भी अपना घर चलाना है। वर्मा जी, आप तो सब कुछ जानते ही हो। हमारे घर में कोई कमाने वाला नहीं है। कुछ मोहलत दीजिए हमें। हम कहाँ जाएंगे? इस शहर में तो हमारा कोई भी नहीं है और ना ही हम किसी को जानते हैं। और तभी वहाँ सलोनी अमन को स्कूल से लेकर आती है। गोपाल सलोनी को बहुत ही बुरी नज़र से देखता है।
अमन बेटा, जाओ हाथ मुँह धो लो। जी मम्मी। नमस्ते वर्मा जी। नमस्ते बहू रानी, क्या हाल है तुम्हारा? जी ठीक है। अरे तुम्हारी उम्र ही क्या है, इतनी कम उम्र में विधवा हो गई। यही तुम किसी अच्छी जगह होती तो अभी जिंदगी के मजे ले रही होती। कहाँ तुम्हें अब अपनी जवानी इन सफेद कपड़ों में काटनी पड़ेगी। सलोनी को उसके मन की गंदगी का पता चल जाता है। उससे गुस्सा भी बहुत आता है, पर वो ये सोचकर कुछ नहीं कहती कि उसके मकान का किराया बाकी है और वो कहीं उन्हें घर से बाहर ना निकाल दे। गीता को भी सारी बातें समझ आती हैं, पर वो भी मजबूरी में कुछ नहीं कह पाती है। बहू, तुम जाओ अमन को खाना खिला दो। जी माँ जी। वर्मा जी, हमें थोड़ा वक्त दीजिए, हम घर का किराया धीरे धीरे दे देंगे आपको। अरे गीता जी, कोई जल्दबाजी नहीं है। आप जैसे जैसे पैसे हो वैसे वैसे पैसे दे दीजिएगा। वर्मा जी, बहुत मेहरबानी आपकी। वैसे आपको काम की ज़रूरत है तो मैं आपको काम दे सकता हूँ। मेरे घर में अभी कोई नहीं है घर का काम करने के लिए। आप चाहे तो आपकी बहू मेरे घर काम कर सकती है और मैं तनख्वाह से मकान का किराया काट लूँगा। गीता को गोपाल के इरादे समझ आ जाते हैं कि वो क्या करने की सोच रहा है। नहीं वर्मा जी, आपने हमारे बारे में इतना सोचा, आपकी बहुत मेहरबानी। पर मैंने एक दो जगह काम की बात कर ली है, मुझे काम मिल जाएगा और मैं आपके मकान की किराया भी दे दूंगी। अच्छा, ठीक है। मैंने तो आपकी भलाई के बारे में ही सोचा था। चलो, फिर मैं आज से 10 दिन बाद किराया लेने आऊँगा और मुझे पैसे चाहिए, नहीं तो आप समझदार हैं। गोपाल वहाँ से चला जाता है। गीता को बहुत चिंता होती है कि उसने झूठ तो बोल दिया है कि उसने एक दो जगह काम की बात की हुई है,
पर सच तो ये है कि अभी तक उसको कोई काम मिला ही नहीं है। और तभी वहाँ सलोनी आ जाती है। माँ जी, आप चिंता ना कीजिए। मैंने एक घर में काम की बात की है। मैं वहाँ कल जाऊँगी। अगर उन्हें मेरा काम पसंद आया तो वो मुझे काम ज़रूर देंगे। नहीं बहू, तुम कहीं नहीं जाओगी काम करने। मैं वहाँ जाकर काम कर लूँगी, तुम्हें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। गीता को सलोनी की चिंता थी कि कोई उसके साथ गलत व्यवहार ना करे, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि सलोनी बाहर जाकर काम करे। और अगले दिन गीता काम पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। बहू, घर का दरवाज़ा सही से बंद करना। कोई भी दरवाज़ा खटखटाए पर तुम दरवाज़ा मत खोलना। जी माँ जी। बाहर ठंड बहुत ज़्यादा होती है। गीता को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, पर वो काम वाले घर पर पहुंच जाती है और वहां पर काम करती है। कुछ दिन वहां काम करने के बाद गीता की तबीयत खराब हो जाती है और वो काम पर नहीं जा पाती है। गीता को बहुत ज़्यादा ठंड लग जाती है। माँ जी, ये आपने क्या हाल कर ली है अपनी? आप मुझे काम क्यों नहीं करने देती हैं? बेटा, ये समाज बहुत जालिम है। एक अकेली औरत को जीने नहीं देता, उसे बुरी नज़र से देखता है। मैं नहीं चाहती कि तेरे साथ कुछ गलत हो। कुछ दिन बाद गीता काम पर वापस चली जाती है। आज 10 दिन पूरे हो चुके हैं। गोपाल वर्मा घर आ जाता है। सलोनी दरवाज़ा खोलती है। नमस्ते वर्मा जी। और नमस्ते। माँ जी घर पर नहीं है, आप बाद में आइएगा। और तो आपसे बात कर लेते हैं। आप बाहर रहिए। गोपाल सलोनी का हाथ पकड़ लेता है। सलोनी को गुस्सा आ जाता है और वो उसे थप्पड़ मार देती है। और तभी सभी लोग वहाँ पर आ जाते हैं। और कैसी औरत है, शर्म नहीं आती, पैसे के लिए कुछ भी करेगी। और मैं तो मकान का किराया मांगने आया था,
पर इसकी बहू तो इतनी गिरी हुई है, मत पूछो। बस, ऐसी औरत अब मेरे मकान में नहीं रहेगी। निकल जाओ अभी के अभी यहाँ से। गोपाल उन्हें घर से बाहर निकाल देता है। बाहर बहुत ज़्यादा ठंड होती है। गीता अपने काम वाले घर पर जाती है और रहने के लिए आसरा मांगती है। ये धर्मशाला है कोई, जो तुम सबको मैं यहाँ रख लूँ? हाँ, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। ये सब नहीं यहाँ चलेगा। निकलो यहाँ से और अपनी 10 दिन की तनख्वाह लो और दोबारा यहाँ मत आना। माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। नहीं बहू, तुमने जो किया ठीक किया। हमें शहर छोड़कर जाना पड़ेगा। गांव में मेरा भाई है, वो ज़रूर मेरी मदद करेगा। और फिर वो तीनों गांव चले जाते हैं। गीता अपने भाई के घर जाती है और अपनी दिक्कत बताती है। अरे दीदी, तू तो जानती है मेरा तो खुद ही घर बड़ी मुश्किल से चल रहा है। अभी मेरा बेटा इंजीनियर की पढ़ाई कर रहा है। उसके पढ़ाई में बहुत खर्चा है और बिमला की बीमारी की वजह से उसका वेट लॉस के लिए भी डॉक्टर का खर्चा बहुत बढ़ गया है। मैं और मेरा घर तो बहुत छोटा है। मेरी बड़ी बहू भी अब घर में है। घर में जगह होती तो शायद। दिनेश, जब तू छोटा था तब माँ से ज़्यादा मैंने तेरा ध्यान रखा। 3 वक्त खाना बना कर देती थी तुझे। तुझे नहलाती थी, तेरे कपड़े धोती थी, खुद कम खा के तुझे खिलाती थी कि मेरा भाई पढ़ लिख रहा है, कल को कुछ बन जाएगा तो हमारी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। पर तू तो शादी करने के बाद अलग ही हो गया। माँ पिताजी भी बीमारी से गुज़र गए। मैंने भी तुझसे कभी कुछ नहीं मांगा। आज मैं बेसहारा हूँ। तुझसे थोड़ी मदद मांगी थी, तुझे सिर्फ अपनी बीवी और बेटे दिखाई देते हैं। तुझे जब चलना नहीं आता था तब मैंने तेरी उंगली पकड़कर चलना सिखाया और तू सब भूल गया। अरे तू तो ये तक नहीं देखने आया कि तेरी बहन जिंदा भी है या मर गई। अरे दीदी, तू जीजा जी के भाइयों से क्यों नहीं मदद मांगती है? उनके पास तो बहुत पैसा है। आखिर वो भाई है जीजा जी के। तू मेरा भाई नहीं है ना? चल ठीक है, कोई बात नहीं। गलती हो गई, मैं यहाँ आ गई। चलती हूँ और वापस कभी नहीं आऊँगी। और याद रखना, हमें हमारे कर्मों का फल ज़रूर मिलता है। गीता, सलोनी और अमन वहाँ से चले जाते हैं। माँ, भूख लग रही है और ठंड
ठंड भी बहुत लग रही है। घर कब आएगा? हाँ बेटा, घर आने ही वाला है। अब इसे कौन बताए कि हमारा तो कोई घर ही नहीं है। माँ जी, अब क्या करें हम? भाभी नमस्ते, यहाँ कैसे आना हुआ? गीता विनोद को सारी बातें बताती है। दुख तो मुझे बहुत है रवि के जाने का भाभी, पर मेरी जितनी कमाई है उससे तो ज़्यादा खर्च है। दोनों बेटे डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं और छोटी बेटी इंजीनियर की। उनकी पढ़ाई में भी बहुत खर्चा है और शांता को थायराइड की दिक्कत है, जिस वजह से घर में काम वाली रखनी पड़ी है। मेरी दोनों बहुएं बड़े घर से आई हैं। हमारे घर में तो जगह ही नहीं है और ना ही मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं आपकी मदद कर पाऊँ। नहीं तो मैं पक्का आपकी मदद करता। आप अपने भाई के पास क्यों नहीं चली जाती हैं? वाह विनोद वाह, तुम्हारे भाई ने खुद ना पढ़कर तुम्हें पढ़ाया, तुम्हें वकील बनाया, दिन रात फैक्ट्री में काम करके तुम्हारी फीस भरी। माँ बापूजी तो हमेशा कहते थे कि विनोद को मत पढ़ाओ, फैक्ट्री में काम करने दो, घर खर्च में हाथ बटाएगा। पर तुम्हारे भाई ने कहा नहीं, मेरा भाई पढ़ेगा और घर की गरीबी दूर करेगा। मैं तुम्हें खाना बनाकर खिलाती थी, तुम सब भूल गए। मदद तो छोड़ो, तुम्हारे भाई के जाने के बाद क्या कभी तुम हमारे पास आए कि किस हालत में है हम लोग? तुमने घर में काम वाली बाई रखी है और मैं दूसरों के घरों में काम करती थी। तुम्हारे भाई ने गलती की, तुम्हें पढ़ा लिखा कर। शायद वो पैसे आज उन्होंने बचा कर रखे होते तो उससे हमें काम आ जाता। गलती हो गई कि मैं यहाँ आ गई, माफ़ करना, चलती हूँ। गीता, सलोनी और अमन वहाँ से चले जाते हैं और गीता रोने लगती है। कैसी किस्मत है मेरी, हमारे कैसे रिश्तेदार हैं, हमारे दुख में भी मदद नहीं करते ये लोग। अब हम कहाँ जाएंगे? और तभी वहाँ मीना आ जाती है। अरे दीदी, आप यहाँ कैसे? और आप सब यहाँ पर रास्ते में? चलिए मेरे घर। मीना सबको वहाँ से अपने घर ले जाती है और गीता सारी बातें मीना को बताती है। दीदी, ये तो बहुत बुरा हुआ, मुझे तो पता ही नहीं था। मैं कुछ दिन पहले ही यहाँ पर आई हूँ। संजय कहाँ है? शहर में? दीदी, वो तो नहीं रहे अब। माफ़ करना मीना। पिछले महीने ही उनका निधन हुआ है दीदी, और मुझे वहाँ का काम बंद करके आना पड़ा। मेरी कोई औलाद नहीं है। मुझे विनोद जी ने बताया था कि कैसे भाई साहब ने उनकी मदद की थी जब उनके पास पैसे नहीं थे, और उनकी मदद की वजह से ही आज हमारी चाय समोसे की दुकान है।
जो बहुत अच्छी चलती है, पर अब उसे संभालने वाला कोई नहीं रहा तो मुझे यहाँ आना पड़ा। विनोद जी ने भाई साहब को बहुत ढूंढा कि उनका कर्जा वापस दे दें, पर वो तो दूसरे शहर जा चुके थे। हमारी तो ज़िंदगी का पता नहीं है कि अब क्या होगा हमारे साथ। क्या आप मेरे साथ शहर चलोगे? मुझे भी परिवार मिल जाएगा। हम सब मिलकर काम करेंगे और अच्छे से रहेंगे। ये रिश्तेदार तब तक साथ रहेंगे जब तक हमारे पास पैसे हैं। जिस दिन ये सब ख़त्म हो गया, ये लोग चले जाएंगे मुंह मोड़कर और हमें कभी नहीं देखेंगे। ठीक है मीना, मैं तेरा एहसान कैसे उतारूंगी। अरे दीदी, एहसान तो भाई साहब का है। मैं जितना भी कर लूँ उतना कम है। संजय जी की भी आत्मा को शांति मिलेगी अगर मैं आपके लिए कुछ भी कर पाई। मीना सभी को शहर ले जाती है। वहाँ मीना, गीता और सलोनी मिलकर दुकान चलाते हैं। दुकान बहुत अच्छी चलती है और वो सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जब इंसान का बुरा वक्त होता है तो गलत लोग इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। घर में जब कोई आदमी नहीं होता तो समाज के लोग औरत को गलत नज़र से देखते हैं, उसके चरित्र पर सवाल उठाते हैं, मदद के नाम पर अपना गंदा इरादा पूरा करने की कोशिश करते हैं, रिश्तेदार तक साथ छोड़ देते हैं। जिन लोगों के लिए हम सब कुछ करते हैं, जब उनकी बारी आती है तो वो मुंह मोड़ लेते हैं। पर एक बात याद रखनी चाहिए कि हो सकता है कि उनकी संतान भी उनके साथ ऐसा व्यवहार ना करे। कहीं उन्हें अपना बुढ़ापा बेसहारा होकर ना काटना पड़े। सफलता पाने के बाद और शादी हो जाने के बाद सिर्फ वो परिवार ही उनका परिवार नहीं होता। भाई बहन, माँ बाप सब आपकी सफलता के भागीदार हैं। आप उनका कर्ज नहीं उतार सकते, इसलिए उनकी सेवा करें, उन्हें हर खुशी दें जिनके वो हकदार हैं।